नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको पता है आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद बिष्ट का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज इस उपन्यास का 18वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि वैद्य जी ओंकार से मिलने जाते हैं, ओंकार के घर, और वो ओंकार की शादी की बात करते हैं। ओंकार शादी के लिए तैयार नहीं होता, फिर वैद्य जी और चंदन मिलके उनको शादी के लिए मनाते हैं। और जब ओंकार शादी के लिए स्वीकृति दे देता है तो वैद्य जी कहते हैं कि क्यों ना वो गुंजा से ही शादी कर ले, क्योंकि ओंकार का बेटा रामू जो अभी गुंजा के साथ रह रहा है वो गुंजा के देह लगा हुआ है, गुंजा से उसका स्नेह है। और ये ओंकार और गुंजा की शादी की बात सुनकर चंदन एक पल को भौचक रह जाता है। उसका शरीर सुन्न हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या कहे, और वो विरोध भी नहीं कर पाता इस बात का, ना ही अपने मन के भाव को बता पाता है। और इस प्रकार वैद्य जी ओंकार और गुंजा का रिश्ता तय कर देते हैं। उस दिन से लेकर 5वें दिन सगाई और उसके 7वें दिन शादी का मुहूर्त तय हो जाता है। दशरथ जो चंदन का दोस्त है वो समझाता है कि वो बात करेगा एक बार वैद्य जी या ओंकार से, लेकिन चंदन उसको रोक देता है। चंदन का मन बहुत भारी होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब 18वां भाग। वैद्य जी चौबे छपरा पहुंचे। आंगन में गुंजा बैठकर थाली में दाल रखे बीन रही थी। रामू उसे पकड़कर घुटने के सहारे खड़ा होकर थाली में हाथ डालकर दाल छींटने की कोशिश कर रहा था। गुंजा बार बार उसे बिठाकर अलग कर देती हुई, लेकिन वो मानता ही ना था। वैद्य जी आंगन में खाट पर बैठकर मिर्जाई उतार रहे थे। गुंजा की मां बगल में खड़ी हो कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। बलिहार से आ रहा हूं, वैद्य जी ने पत्नी को मिर्जाई पकड़ाते हुए कहा। गुंजा जा रही थी कि अनायास ही महतारी के बगल में ठिठक गई। क्या हुआ? वैद्य जी की स्त्री ने पूछा। गुंजा का ब्याह तय हो गया। आज के 5वें दिन तिलक और उसके 7वें दिन ब्याह। दरवाजे की राह पवन का एक हल्का सा झोंका आया और गुंजा की देह लहरा गया। यहाँ पे जब गुंजा के ब्याह तय करने की बात कहते हैं वैद्य जी, तो वो ये नहीं कहते कि गुंजा का ब्याह किससे तय करके आए हैं, ओंकार से या चंदन से। और गुंजा मान बैठती है कि उसका ब्याह चंदन से तय हुआ है। आगे, बाबू पानी लाऊं? हाँ बेटी ला, पहले पैर रगड़ के धो दे मेरा। बड़ी प्रसन्नता और उमंग से गुंजा फूल की थाली में भरकर बाप के पैर धोने लगी। गुंजा किस्मत की बड़ी तेज है, इसके लिए हाथ लगाओ तो अनहोनी हो जाती है। गुंजा का जी हुआ बाप के पैर गोद में रखकर आंसू से छुआ ले। बड़े मन से मल मल कर घुटने के नीचे तक पैर धो, एक एक अंगुलियां बजाकर अपने आंचल से दोनों गीले पैर पोंछ दिए। गुंजा खुशी से उठकर दाल बीनने लगी। बहुत कम दिनों का मौका मिला। क्या करना है, बेचारों को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं है। जितनी जल्दी सोना घर भर जाए उतना अच्छा। दान दहेज के लिए कुछ मुंह खोला उन्होंने क्या? गुंजा की मां ने पूछा। नहीं जी, ओंकार का स्वभाव तो जानती ही हो, अपने विवाह में भी कभी कुछ बोला था उसने? वैद्य जी उठ गए। गुंजा अपनी सखियों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मन ही मन उसने दीपा सती को 5 बार शीश नवाया। रह रहकर चंदन आंखों के सामने नाचने लगा। उसकी भरी हुई गोरी दोहरी देह, सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े ललाट वाले सिर पर मोर पहने सामने आ खड़ी हुई। गुंजा घूंघट निकाल उसके बगल में झुक गई। आंगन में मड़वा छा गया। सहनाई के स्वर से घर आंगन गूंजने लगे। गुंजा सुहागिन हो गई। पीढ़े पर बैठ चावल चलाती हुई गुंजा झटके से उठी और घर में जा ताक पर किस शीशे में अपना मुंह देख आई। ये गुंजा का कल्पना लोक था, जहां गुंजा चंदन को वर और खुद को वधू के रूप में कल्पना करती है दोनों की। वो तब तक इस बात से अनजान होती है कि उसका ब्याह किससे होने वाला है। भाई के ब्याह में चंदन तन मन से जुट गया। चेहरे पर कहीं कोई शिकन, कोई उदासी नहीं थी। अड़ोस पड़ोस के गांव में खुद जाकर घोड़े हाथी रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों को बारात करने के लिए न्योता दे आया। रामगढ़ के नूर मियाँ का 51 चोप वाला सामियाना जो बड़ी बड़ी बारातों में जाता था, 11 गैस और 125 रुपए का नाच बाजा भाड़े पर तय हुआ।
ओंकार को खबर मिली तो उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो चंदन? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे ब्याह की तैयारी कर रहा हूँ। खर्च वर्च का ख्याल है तुम्हें? ओंकार ने पूछा। खर्च वर्च की चिंता तुम मत करो भैया, तुम्हारे ब्याह का भार मुझ पर है। ओंकार चुप लगा गया। भतवान क्या हुई, बलिहार में आलू चीनी का भात गमक उठा। जिनसे खान पान भयवती थी, जिनसे नहीं थी, सबके घर चंदन ने खाने का न्योता भोजा। ओंकार के खंड से अलग 300 आदमी गाजे बाजे, घोड़े, हाथी और ऊंट के साथ सजकर बारात में चले तो लोग देखते ही रहे। बाजे के स्वरों ने बलिहार में एक कोलाहल पैदा कर दिया। कच्ची छवरी से धूल उड़ती हुई पीछे छूटती गई बारात अपनी उमंग में चौबे छपरा बढ़ती गई। घंटे डेढ़ घंटे की राह देखते देखते बारात चौबे छपरा के बाहर पहुंचकर रुक गई। लगभग 20 घोड़े, 7 हाथी और 10 ऊंटों से अगवानी करने आए हुए लोग और बारातियों के बीच की जगह में गांव के बाहर घुड़दौड़ होने लगी। इतने घोड़े हाथी तो बिरले धनी मानी लोगों की बारात में जुटते हैं। पालकी में ओंकार था और घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर प्रबंध करने वाला चंदन था। रूपा की भी ऐसी बारात नहीं आई थी। गांव के लोग धन्य धन्य करने लगे। गुंजा के भाग्य की सराहना होने लगी। द्वार पूजा के बाद महफिल सजी। 11 बड़े बड़े हुड वाले गैसों ने 51 चोंप वाले तंबू के भीतर बाहर ने चकाचौंध कर दिया। नाच इतना नामी था कि जवार के नजदीकवा टूट पड़े। 400-500 आदमियों से सामियाना घिर गया। ब्याह के लिए वर की बुलाहट हुई। आगे ओंकार, पीछे नाऊ, पंडित और चंदन आए। वही घर, वही दालान, वही आंगन, चंदन ही दूसरा हो गया था। दालान में घुसते ही चंदन को जैसे झटका लगा। चलते चलते उसने पल भर को आंखें मूंद ली। उस पल भर में ही बिजली कौंधने भर सा मन का प्रवाह कहां से कहां लौटा आया। चंदन ने अपने को संभाल लिया और आंगन में मड़बे में पहुंचा। ब्याह की एक एक रस्म अनझिपी आंखों से चंदन देखता रहा। गुरहथी पूजा, हवन इत्यादि के बाद पुरोहित ने कहा, अब वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करे। पर्दे की ओट में झुककर बैठी हुई गुंजा की ओर जब ओंकार बढ़ा तो चंदन की आंखें पथरा गई। ब्याह के बाद भी वो वैसा ही बैठा रहा। पुरोहित और नाऊ ने पूछा कि वो बैठेगा या चलेगा। तब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। झटके से उठकर वो चलने लगा तो मड़वे के बांस से ठोकर लग गई। दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया। पैर से खून बह चला। चंदन वहीं बैठ गया। पानी से पैर धोया गया, पट्टी बांधी गई। चंदन को रुकने के लिए कहा गया किंतु वो रुका नहीं। वैसे ही लंगड़ाते हुए शामियाने में चला आया। यहाँ पहुंचा ही था कि पीछे से शहवाले की जगह उनकी कोहबर पूजने की बुलाहट हुई। तो चौबे छपरा के हजाम ने मुस्कुराते हुए चंदन से बोला। चौबे छपरा के हजाम से मुस्कुराते हुए चंदन बोला, अब मैं मुझसे हवाले के लायक लगता हूँ नाऊ ठाकुर? नाऊ हंसने लगा, पर कोहबर की रस्म तो पूरी करनी है बबुआ। वो तो एक बार कर चुका हूँ ठाकुर। भैया की सास से कहना अब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। देखते ही वो पैर से चला भी नहीं जाता। ये सुनकर नाऊ वापस लौट गया। आज का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 18वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।